हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। इस नियम को जानने से पहले हम बात करेंगे ओम के नियम की, क्योंकि ओम के नियम से बहुत ही सिंपल से सिंपल सर्किट डायग्राम को सॉल्व करने के काम में लाया जाता है। लेकिन जब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम आ जाता है जहां पे करंट या पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर आपको कैलकुलेट करना हो, तो ऐसे सर्किट डायग्राम को सॉल्व करने के लिए आपको किसके नियम की आवश्यकता होती है? किरचॉफ के नियम की। सन 1842 में गुस्ताव किरचॉफ ने क्या किया? दो नियम को प्रतिपादित किया, जिसकी सहायता से क्या किया जा सकता है? कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम को यूं चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं और करंट के वैल्यूज को आप बता सकते हैं, और उसी के साथ साथ रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो भी आप बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम की। किरचॉफ के प्रथम नियम में अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है संधि का नियम। तो संधि का नियम कैसे आप जानेंगे कहाँ पे संधि होता है? तो आपको बता दें कि किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट आप समझ सकते हो, जहाँ पे वायर को रेजिस्टेंस से और यहाँ पे सेल्फ को आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो बने डायग्राम को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। उन वायर में आपको इनको करना क्या? बस जोड़ना है। जोड़ने के लिए कम से कम 3 चालक तार एक साथ अगर कहीं भी जुड़े, जैसे कि यहाँ है, देख सकते हैं, या फिर यहाँ, तो कहीं भी किसी बिंदु पर कम से कम 3 चालक तार आपस में अगर जुड़े हैं तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? संधि है। और उस संधि पर ही किरचॉफ का प्रथम नियम आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ यानी संधि का नियम। तो उनका कहना यह था कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय कहने का मतलब ये होता है कि कुछ धाराओं का साइन आप प्लस का लेंगे, कुछ धारा का साइन आप माइनस का लेंगे। धारा मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, ना कि पानी की धारा। यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट, किस चीज़ का धारा वहाँ बहता है? चार्ज का धारा बहता है, आवेश का धारा बहता है, इसलिए उसका क्या नाम रखा गया? विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ देख सकते होंगे एक सेल लगा हुआ है, इस सेल के द्वारा करंट चल रहा होगा, यहाँ तक आया होगा। ठीक, इस सेल के द्वारा भी करंट चल रहा होगा। तो चलिए हमने क्या किया? करंट के डायरेक्शन को यहाँ पर I1 करंट चलना स्टार्ट किया, मेंशन कर दिया। यहाँ से कौन करंट चल रहा था? I2 करंट चल रहा था। जस्ट यहाँ पर देखिए संधि है, तो क्या करते हैं? हमने कहा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य होने का मतलब अगर आप देखिए आने वाली धाराएं इस संधि की ओर इज इक्वल टू, अच्छा एक बात और बता दें, उसी नियम को एक बात और कहा जाता है। क्या कहा था? किसी संधि पर आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा। ये देख सकते हैं आप, दो धाराएं आ रही हैं, तो जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाएंगी? वो उनके जाने का डायरेक्शन केवल और केवल यही है। इसमें कितनी धारा जा रही होगी? I1 प्लस I2 धारा जा रही होगी। ठीक है, तो आपको कहना क्या है? किसी संधि पर आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा कहिए, या फिर ये कहिए कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीजगणितीय योग शून्य होने का मतलब यहाँ पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट से ही है, क्योंकि आप यह बता दें आपको, यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया I1 करंट और ये हो गया आपका I2 करंट, और ये यहाँ पे क्या है? यहाँ से निकलने वाली करंट है, हमने कह दिया क्या चीज़? I3। तो आने आपका ये क्या है? संधि है, तो यहाँ पर इस संधि के नियम को अगर आप अप्लाई करें तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। आने वाली धाराएं अगर प्लस की हैं तो जाने वाली धारा कैसी होगी? माइनस की होगी, और यही वजह है कि इसको माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यही बात है कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि संधि के नियम की अगर बात करें किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बता दइए आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सेल से आपका चार्ज चल रहा होगा, निकल करके आवेश चल रहा होगा, वो आवेश यहाँ से कहीं किसी भी दिशा में जाने पर खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता, क्योंकि आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही
खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। आवेश बल की एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आपका किरचॉफ का प्रथम नियम काम करता है। अब हम बात करेंगे किस नियम की, द्वितीय नियम की। उस सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ की अगर हम बात करें या किरचॉफ का द्वितीय नियम, उसी का एक नियम और होता है लूप का नियम, या फिर कहिए वो इसको पास का नियम, दोनों नाम से ये प्रचलित है। ठीक है, तो पहला वाला नियम की बात थी तो वो धारा से संबंधित थी, तो दूसरा वाला नियम किससे संबंधित होगा, विद्युत वाहक बल, और उसी के साथ साथ जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे उन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर से संबंधित बात होगी। ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल किसका होता है, हमेशा सेल का होता है। अगर विद्युत वाहक बल की हम बात करें तो एकांक कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में भेजने के लिए, संपूर्ण परिपथ में किसको भेजने के लिए, आवेश को भेजने के लिए जितनी ऊर्जा यहाँ सेल से दी जाती है, सेल सहित, और यहाँ पे हमने बात किया ना कि एकांक कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में, मतलब सेल सहित संपूर्ण परिपथ में भेजने के लिए, किसको भेजने के लिए, आवेश को भेजने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। आपको एक बता दें, E=W/Q के फॉर्म में आपको फार्मूला बताया गया होगा, जहां E क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, W क्या है, वहां पर एनर्जी है, और Q क्या है, वहां का चार्ज है। तो इसी फार्मूले से डिफाइन किया जाता है कि एकांक कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल सहित आवश्यक आवेश को भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। देखिए अपने पास दो सेल है, उन दोनों सेलों के लिए E1 तथा E2 हमने क्या कर दिया, विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, जिसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हमको करना क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझना भी है, और जो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए इक्वेशन वगैरह बनता है उसको भी जानना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो संधि है, एक संधि C है और एक संधि कौन है, F है। तो हमने क्या किया, इस पास में, पास मतलब क्या, इस वैद्युत परिपथ को हम कहाँ कहाँ बंद समझ रहे हैं। देखिए ABCF एक बंद रीजन ये है, दूसरा बंद रीजन कौन कौन हो सकता है, FCDE, ये भी आपका क्या है, बंद रीजन है। एक बंद रीजन आपका ABCDEFA, मतलब आपको तीन बंद रीजन यहाँ दिख रहे होंगे, और हर एक बंद रीजन, रेंजर मतलब वो बंद वैद्युत परिपथ क्या है, एक पास है, एक लूप है। ये आप याद रखें, पास और लूप किससे कहा जा रहा है, बंद पास मतलब आपका ABCFA दिख गया ना पूरा पूरा, ये क्या है आपका एक बंद पास है या फिर एक लूप है। तो उस लूप में कार्यरत समस्त वैद्युत वाहक बल, एक बात और इससे संबंधित बात करेंगे हम, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की बात हो रही है। दिष्ट धारा कहाँ पर उत्पन्न होता है, जहां पर आपका सेल लगा होता है। ठीक है, चाहे आपका वो ड्राई सेल हो चाहे वो लिक्विड सेल हो, कोई भी सेल हो अथवा बैटरी हो, उससे जो रिलीज होने वाली करंट होगी, निकलने वाली जो करंट होगी वो कैसी होगी, दिष्ट धारा होगी, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट के लिए ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हमको पढ़ना है, ना कि एसी करंट के लिए। ठीक है ना, तो इस बात को आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको केवल डीसी करंट से संबंधित कैलकुलेशन करना है, ना कि एसी करंट से संबंधित। तो हमने क्या किया, सेल लगा दिया, तो सेल से कौन सी करंट उत्पन्न हुई होगी, डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट उत्पन्न हुई होगी। देखिए कितना I1 करंट चला है इधर से, आप ये जानते हैं धारा के चलने की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ये अब आप बात याद रखोगे, यानी I1 करंट अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो यहाँ पर भी कौन चल रहा होगा, I1, और यहाँ से I2 करंट चल रहा है, तो दोनों इस संधि से क्या हो गए, मिल गए। मिल जाने के बाद I1 तथा I2, अब यहाँ पे पूरे रास्ते में कितना करंट चला होगा, I1 प्लस I2 धारा चला होगा। फिर यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पर भी I1 प्लस I2 ही धारा पहुँचता है। लेकिन अब फिर से एक संधि आ जाता है, उस संधि पर फिर धारा के मान में परिवर्तन होगा। ये क्या है, आपका एक सेल है, तो इस सेल से कितनी धारा प्रवाहित हुई है, I2। तो चलिए इस तरह कौन आ गया, I2 धारा आ गई, और इधर चली गई कौन, I1 धारा, और पूरा का पूरा इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ जहाँ जो कोई भी करंट का डायरेक्शन था हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया।
यहाँ इस वायर में कितनी धारा फ्लो हो रही है I1 और इस लूप में इस वायर में कितनी धारा बह रही है I2 धारा बह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लें किरचॉफ के द्वितीय नियम की। क्या है, किसी दिश धारा वैद्युत परिपथ के बंद पास या लूप में कार्यरत। अगर हम बात कर लें ABCFA, ये आपका क्या है, एक लूप है, या बंद पास किसकी हम बात कर दें, ABC, फिर कौन है, FA में, इसी में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करना चाहते हैं। इस लूप में या इस बंद पास में कार्यरत समस्त वैद्युत वाहक बलों का योग। देख लीजिए, आप पहले तो ये डिसाइड कर लो क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ पर अभी जानते हैं किस डायरेक्शन में मेंशन करना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से शुरू करते हैं कैलकुलेशन करना, इस तरीके से पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, आपका मन करता हो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी, बस ध्यान कुछ खास बातों का रखना है जहाँ पे जैसे हम यहाँ बता रहे हैं। ये आपका पहला लूप है। इस पहले लूप में हम क्या करते हैं, बी से कैलकुलेशन करना शुरू करें। सबसे पहले क्या कहा गया है, बीज यहाँ पर समस्त वैद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल आपका ये है, एक विद्युत वाहक बल है। जरा देखिए ABCFA में इसके अलावा कोई और है, तो कोई और नहीं, क्योंकि दो ही सेल लगे हुए हैं उसमें, उन्हीं दो सेलों की हम बात करेंगे। तो चलिए बी से चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे रास्ते में कौन है, E1 है। E1 की डायरेक्शन भी किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की, और इसीलिए यहाँ पे एरो बना करके आपको सबसे पहले हमने दिखा दिया कि जहाँ कहीं भी विद्युत वाहक बल मिलेगा माइनस से प्लस की ओर उसकी दिशा होती है। तो हमारे चलने की दिशा में ही, यानी हमारे चलने की दिशा में धारा की भी दिशा है। चलिए इसको भी दिखा दिए, धारा की दिशा देखिए I1 है और उसी डायरेक्शन में E1 भी है, इसीलिए यहाँ पर आप E1 लिखिएगा। फिर आते हैं A तक, A से फिर नीचे आ गए। यहाँ जब चल रहे हैं F से C की ओर, तो देख रहे हैं हमारे चलने के क्या है, विपरीत दिशा में E2 दिख रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, -E2। यही ध्यान रखना है, हमारे चलने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब धारा मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, अपोजिट होगा। तो E2 इधर है और हमारे चलने के जस्ट विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, E1 -E2। बहुत ही सिंपल है, बस आपके चलने के डायरेक्शन के अपोजिट में मिला तो तुरंत माइनस का लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहाँ पे और कोई सेल है ही नहीं इस पूरे परिपथ में, जब नहीं है तो यहाँ का LHS साइड का काम ओके है। अब आगे बढ़े, एक साइड में हमने कहा कि लूप में कार्यरत समस्त विद्युत वाहक बलों का योग पास में उपस्थित समस्त प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। ठीक है, योग के, देख लिए, विभवांतरों के योग के बराबर होता है। तो योग के बराबर तो होगा, लेकिन किसके किसके, विभवांतर के। प्रतिरोध कहाँ कहाँ है, अगर बी से फिर से कैलकुलेशन करना शुरू करें तो एक प्रतिरोध यहाँ है, फिर दूसरा आपको यहाँ मिलता है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। बी से चल रहे थे, सबसे पहला प्रतिरोध आपका क्या है, R1 है। तो R1 के लिए जब हम विभवांतर की बात कर लें तो ओम के नियम से समझे, V = क्या होता है, I × R होता है ना। तो ओम के नियम V = IR को अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तभी तो विभवांतर मिलेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर आवेश कुछ और पहुँचता और यहाँ पर आवेश कुछ और। आप ये जान लें कि जो कांटा बना हुआ है ना, वो किसके लिए कांटा बना हुआ है, आवेशों के लिए बना हुआ है। जिस तरीके से बाइक हम लोग चलाते हैं, मेन रोड पे क्या होता है, ब्रेकर बना होता है तो हमारा स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो कांटा बिछा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनों के लिए, चार्ज पार्टिकल्स के लिए, यानी आवेशों के लिए होता है। यहाँ पे वो इतना तेज नहीं चल पाता जितना तेज उसको चलना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर कुछ और आवेश होगा और यहाँ पर कुछ और आवेश होगा, जिसके वजह से आपको यहाँ क्या मिलता है, विभवांतर मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मिलता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करें। सबसे पहले बी से कैलकुलेशन करना चाहें तो I1 R1 सीधे आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि V = IR होता है। यहाँ का R क्या है, R1 है, और I क्या है, I1 है। तो सबसे पहला काम हम B से जब A की तरफ चल रहे होंगे तो यहाँ पर आप I1 R1 लिख दें, क्योंकि हमारे चलने के डायरेक्शन में ही है ये धारा। यहाँ पर हम जिस डायरेक्शन में ऐसे हम चलना चाह रहे थे, देखिए हमारे चलने के डायरेक्शन में ही I1 है, तो
तो I1 R1 लिख दीजिए। अब आते हैं इस साइड, इधर से नीचे जो ही इधर चल रहे हैं तो देखिए I2 का डायरेक्शन हमारे चलने के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ -I2 R2 लिख देंगे। देखिए I2 का डायरेक्शन हमारे चलने के डायरेक्शन से बिल्कुल विपरीत दिशा में, हम चल रहे हैं इस दिशा में, और करंट का डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम माइनस का साइन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। अब हम बात कर लें आपके सामने जस्ट यहाँ पर कौन से पास में, इस पास में। चलिए इसमें भी वही काम करते हैं, सेकेंड पास को लेते हैं। सेकेंड पास कौन है ये, चलिए लेते हैं सी बंद पास। कौन है वो, CFEDC में। फिर से इस पास में अगर हम कैलकुलेशन करना शुरू करें तो देखते हैं C से F की ओर यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कितने सेल लगे हुए, एक ही सेल है, एक सेल और कहीं है ही नहीं कोई सेल। तो हमारे चलने के डायरेक्शन में ही सेल का भी है माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल E2 लिख करके ही छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और सेल तो यहाँ है ही नहीं। E2 = अब हम करंट की बात कर लें और रेजिस्टेंस की बात कर लें, यानी विभवांतर की बात कर लें। जो ही C से F की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो करंट कितना है, I2, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, R2। I2 और R2 हमारे चलने के डायरेक्शन में ही है, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब C से F की ओर ऐसे चलेंगे। तो I2 R2 आप लिख दो, I2 R2 हो गया। फिर माइनस कैसे हो रहा है, माइनस नहीं हो पाएगा, देखिए प्लस का ही होगा वो। हम यहाँ कहाँ से C से F तक आ गए और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन इधर चल रहे हैं, तो फिर हमारे चलने के डायरेक्शन में ही है करंट, और यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, R3, तो R3 लिख दीजिए, और ब्रैकेट में I1 + I2 लिख देंगे। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको एक बात और बता दें, इक्वेशन जब आप बनाओगे तो इक्वेशन बनाने की यही एक विशेषता होनी चाहिए कि जितना आपका यहाँ पे करंट हो, देख रहे होंगे यहाँ पे दो प्रकार के करंट हैं, उन दोनों करंट के लिए उतना ही कम से कम इक्वेशन चाहिए। हमारे पास I1 और I2 दो करंट है, देखिए दो इक्वेशन बना हुआ है। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये सब वैल्यू क्या होता है, दिया गया रहता है, जिसके आधार पर हम कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले करके ही तुरंत इसको सॉल्व कर करके देखते हैं कैसे ये इसका रिजल्ट आता है। ये हमारे पास एक वैद्युत परिपथ है जिसको किरचॉफ के नियम की सहायता से क्या करना है, करंट I की वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट करना है, I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट की क्या है, एक विद्युत वाहक बल वाली क्या है, सेल लगी हुई है, जिससे कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट। यहाँ पर आते ही एक संधि मिलता है जहाँ से क्या होता है, I1 करंट नीचे की तरफ आ गई है, और फिर आपका I2 करंट इस डायरेक्शन में चली गई है। देख लीजिए, I यहाँ पर हो गया, I1 हो गया, फिर यहाँ पर I2 आते आते यहाँ पे भी I2 ही है, लेकिन फिर से एक संधि मिलता है E, जिस पर दोनों धाराएं क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं, फिर से जुड़ करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, I करंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या करना चाहेंगे, I1 और I2 को कैलकुलेट करना चाहेंगे। हमारे पास कितने बंद लूप हैं, देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, एक बंद पास लिख दिया जाए। बंद पास कौन है यहाँ पर, ABEFA, तो लिखा जाए ABEFA में। यहाँ पे किरचॉफ का हम प्रथम नियम अगर अप्लाई करना चाहें, द्वितीय नियम अप्लाई करना चाहें तो कहाँ से देख सकते हैं, हमारे चलने के डायरेक्शन में ही माइनस से प्लस की ही और E का डायरेक्शन होता है, तो 5 वोल्ट = आप लिखेंगे। ठीक है, तो 5 वोल्ट = क्या हो जाएगा, और कोई इसमें सेल लगा हुआ है, कहीं भी नहीं लगा हुआ है, तो इसको यहीं पर रोक दिए। RHS में देखें, अब यहीं से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। A से B की तरफ गए, कोई प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि LHS में हम विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, इधर विद्युत वाहक बल, और RHS में किसकी बात करेंगे, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की बात करेंगे। तो LHS में केवल विद्युत वाहक बल, तो केवल एक ही सेल लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या हो गया, 5 वोल्ट हो गया, और कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं। फिर आप बात करें A से, जब हम कैलकुलेशन करना शुरुआत करें, B से फिर E की तरफ चल रहे हैं, तो कितनी एम्पियर करंट आ रही है, I1, लेकिन कितने ओम रेजिस्टेंस में, 2 ओम रेजिस्टेंस में 2 × I1 लिख दीजिएगा। फिर आते हैं E तक,
कोई प्रतिरोध नहीं, लेकिन ई से एफ की तरफ एक प्रतिरोध है, कितने ओम का, 1 ओम का, लेकिन इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो आई इंटू लिख दीजिएगा या 1 इंटू आई लिख दीजिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 5 इज इक्वल टू 2i1 प्लस आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बना लिया गया। अब एक काम करते हैं, संधि के लिए लिख दिया जाए, आवश्यकता पड़ सकता है तो पहले से ही तैयारी करके रखें। संधि पर, संधि किस पर, बी पर, चलिए संधि बी पर लिख दिया जाए। संधि बी पर, संधि बी पर कितनी धारा आ रही थी, आई धारा आ रही थी। कितनी धारा गई निकल करके, I1 प्लस I2, देख लीजिए यहाँ पर I1 प्लस I2 धारा मिल जाती है, यानी I1 और I2 को अगर आप ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा, I के इक्वल आएगा। तो आप क्या करिए, इस समीकरण नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो चलिए कर ही देते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 2i1 प्लस आई के प्लेस पे क्या लिखिएगा, I1 प्लस I2। I1 देखिए ऐड हो जाता है, तो 5 इज इक्वल टू 3i1 प्लस I2, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए, ठीक है। कहाँ से ये हुआ आपका, अगर ये सेकंड इक्वेशन हो तो लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अगर ये फर्स्ट और सेकंड से हो गया तो इसको आप क्या करिएगा, थर्ड बना दीजिएगा, ठीक। एक पास से काम हो चुका, अब दूसरे पास में, यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन किए हैं वो इस डायरेक्शन में चलते हुए, अब फिर से इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं दूसरे सेकंड पास में। पास का क्या नाम है, पास है यहाँ पर बंद पास। बंद पास हो गया आपका बी सी डी ई बी में, इसी पास में। तो इस पास में हम कैलकुलेशन करना जब चाहेंगे तो कहाँ से कैलकुलेशन, बी से करना स्टार्ट करें। सबसे पहले देखें क्या कोई सेल लगा हुआ है, इसमें कोई सेल नहीं लगा है, तो LHS में आप क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई सेल है ही नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं अब प्रतिरोध की तरफ कैलकुलेशन करने। बी से सी तक कोई प्रतिरोध नहीं, लेकिन सी से डी में एक प्रतिरोध लगा हुआ, कितने, 6 ओम का। तो 6i2 लिखिएगा, क्योंकि हमारे चलने के ही डायरेक्शन में वो आपका क्या है, यहाँ पर धारा है। फिर आते हैं डी से ई की तरफ, कोई प्रतिरोध नहीं लगा, लेकिन ई से बी की तरफ एक प्रतिरोध है, कितने ओम का, 2 ओम का, लेकिन हमारे चलने के विपरीत दिशा में वहाँ पे करंट है, तो लिखिएगा 2i1, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर ले, 2i1 इज इक्वल टू 6i2, और यहाँ से i1 इज इक्वल टू लिखिएगा तो 6i2 अपान क्या मिलेगा, 2, और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो आपको मिलेगा I1 इज इक्वल टू 3i2, इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ दोनों I1 I2 में इक्वेशन है, तो I1 की वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख दें तो बहुत आराम से I2 कैलकुलेट हो जाता है। तो चलिए उसी को कैलकुलेट कर देते हैं। लिखें समीकरण कौन से, थर्ड और फोर्थ से ऐसा अगर काम करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, 5 इज इक्वल टू 3i1, I1 है ना यहाँ पर, इस I1 के प्लेस पे 3i2 लिख दीजिए, 3i2 और प्लस I2 पहले से है, तो 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9i2 प्लस I2 I2 ऐड हो जाएगा, 10i2 हो जाता है, और LHS में कौन है, 5, तो I2 इज इक्वल टू लिखिएगा तो 5 अपान 10 हो जाएगा। जो ही डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर आपका एक आंसर कैलकुलेट हो जाता है। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ की बात करें, अगर समीकरण कहाँ से, 4 से लिख दीजिए, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से I1 इज इक्वल टू मिलेगा 3i2 की वैल्यू कितना, 0.5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 एम्पियर आपका ये भी हो जाएगा। अब बात कर लीजिए समीकरण नंबर सेकंड से, क्योंकि आपको I भी चाहिए, तो लिख दीजिए समीकरण नंबर सेकंड से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ पर I1 की वैल्यू कितना है, 1.5 है, और प्लस I2 की वैल्यू 0.5 है, ऐड कर देंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 2.0 एम्पियर आपका ये भी एक आंसर, यह भी एक आंसर, और यह भी आपका एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन बना करके बहुत ही आसानी से, बस क्लास 10th लेवल पे आप 2 या 2 चर रैखिक समीकरण को जिस तरीके से सॉल्व करते थे x और y को, वैसे ही आपको I1 I2 बना करके यहाँ क्या होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। जो इक्वेशन सॉल्व कर लिया उसके लिए किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ यूज करते हुए बहुत आसानी से आंसर तक पहुँच सकता है।
और एक खास बात बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। ये टॉपिक वहाँ के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि कितना स्पेशल क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा ये स्पेशल होने की वजह से ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हर एग्जामिनेशन में इससे संबंधित तो प्रश्न आते ही रहते हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड की हम बात कर लें, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें, या फिर आपका आईआईटी लेवल का भी क्वेश्चन इससे बनता है। तो ज़रूर इसको तैयार करें और बहुत अच्छे से तैयार करें। तो मिलते हैं इस प्रकार के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।